Welcome everyone. Welcome to my channel Kanit Gurukul, and we are discussing about matrices and determinant, and today our topic is solution of system of linear equation using matrix. A very good morning to all. So we are discussing about matrix and determinants, and मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, बट इनकी एप्लीकेशंस क्या है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हमने सीखा क्यों, आज हमें उसके बारे में जानना है। उसे अप्लाई करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज solution of system of linear equations using this matrix and determinants। हम क्लास 10 में ऑलरेडी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड के वैल्यू एक्स वाई बेसिकली 2 वेरिएबल सिस्टम रहता था हमारे क्लास 10 में, उसे हमने सॉल्व किया है। हमें आता है सॉल्व करना, बट आज हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हमें वो सीखना है। बट बेसिकली आज हम इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होंगे, तो ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने सुना है जो हमारी लीनियर इक्वेशंस का सेट होता है वो या तो कंसिस्टेंट होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये हमने सुना है, क्लास 10 में भी हमने सुना है। ये होता क्या है, पहले हम जस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होते हैं, अगर हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशन होगा। अब एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट मतलब हम बेसिकली समझ ले, कंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन होना। ठीक है, हैव सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी भी, और इनकंसिस्टेंट बोल दिए तो समझ लेना है कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, इसे अब हम समझते हैं मैट्रिक्स में। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते किसको है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और नॉन सिंगुलर हमारा कौन होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 ना हो। ठीक है, तो इनवर्स हम जब फाइंड करते हैं उसमें हम जानते ही हैं कि इनवर्स, क्योंकि इनवर्स के कंसेप्ट को भी हमें इसमें यूज करना है। इनवर्स जो होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तो इनवर्स वो फाइंड नहीं होता है। हम जस्ट देख लेते हैं कि एक एनालिटिकली हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। ठीक है, मान लिया हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैट्रिक्स में हम लिखेंगे कैसे, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होगा वो कैसे होगा। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे इसको, इसमें हमारा कोफिशिएंट कौन कौन है, a1 b1 c1 है, तो उसे हम लिख देते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। इसी के साथ हमारे वेरिएबल जो है क्या क्या है, x है, y है, z है। ठीक है, और हमारे RHS में क्या है, D1 है, D2 है एंड D3 है। तो इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए तो वो किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा वेरिएबल्स हो गए, ये RHS हो गया। तो इस पूरे को हम अगर A कंसिडर करें और इस मैट्रिक्स को हम X कंसिडर करें और इसको B कंसिडर करें, तो क्या ये AX इक्वल्स टू B लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय A इनवर्स करते हैं। मतलब प्री मल्टीप्लीकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में हमें इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, कि प्री मल्टीप्लीकेशन अगर है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, जस्ट A इनवर्स आगे लिख दिया दोनों में।
तो ए इनवर्स ए का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। ठीक है, बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब इस एक्स का वैल्यू निकालना है। मतलब हम करेंगे क्या, पहले हम उसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ये जो हमारा ए रहेगा, पहला वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो आरएचएस है D1 D2 D3 का जो मैट्रिक्स है उसके साथ, इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा क्या होगा, उसको हम कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट्स को, और वही हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं कि हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, बट उसके लिए हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा सिंगुलर हो सकता है, नॉन सिंगुलर हो सकता है, डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग हम उस चीज को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम केस 1 ले लेते हैं सबसे पहले, कि अगर हमारा ए जो है सिंगुलर है, ठीक है, तो इनवर्स, क्योंकि हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि हमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए हमारा जो डिटरमिनेंट है वो बहुत जरूरी होता है। तो नॉन सिंगुलर के केस में तो हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर के केस में हम इनवर्स भी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो उस केस में हमारा सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा, यानी सोल्यूशन एक या एक से अधिक बेसिकली निकलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर हमारा ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर अगर है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ए इनवर्स है वो फाइंड होगा। और इससे पहले जब हम इनवर्स फाइंड कर रहे थे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, यूनिक होगा। और जैसे ही यूनिक हुआ, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट तो होगा, ये साथ ही साथ वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हैव यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही सोल्यूशन आएगा। एक क्वेश्चन से हम देख लेते हैं, ये हमारा जो केस हो गया ये कंसिस्टेंसी का केस हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी का केस है ये। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हम कैसे ले रहे थे, ax इक्वल्स टू b ले रहे थे, जिसमें a हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, देख लो क्या क्या है, x के साथ कौन है, 1 है, y के साथ 2, 1 2 2 3, पता चल गया। x तो हमारा एक्स वाई हो जाएगा एंड b कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा 2 3। हमें निकालना है इस x को, और x का वैल्यू होता क्या है, a इनवर्स b। मतलब पहले क्या करो, ये जो a है इसका इनवर्स फाइंड कर लो। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 2 4, दैट इज -1। डिटरमिनेंट पता चल गया। अब एडजॉइंट a फाइंड करते हैं। एडजॉइंट a के लिए याद करो हम क्या कर रहे थे, माइनस फाइंड कर रहे थे, देन प्लस माइनस माइनस प्लस को फैक्टर्स उसको करके उसको फिर ट्रांसपोज करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले अगर हम क्या करें, हमें माइनर चाहिए 1 का, तो इसको कवर करके क्या बचेगा, 3। ठीक है, देन 2 के लिए जाते हैं, ये दोनों कवर कर लिया तो बच गया हमारे पास 2, 2 का माइनर 2 एंड 3 का माइनर इज 1। ठीक है, इसके बाद हमें प्लस माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है। ठीक है, और ये एडजॉइंट अभी भी नहीं हुआ, ये कोफैक्टर्स हो गया, कोफैक्टर को हमें करना पड़ता है ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 3 माइनस 2, देन ये ऊपर गया -2 1। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है, तो अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज -1, 3 -2 -2 1। ठीक है, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 2 2 -1। ए इनवर्स मिल चुका है। ठीक है,
ए इनवर्स जैसे ही मिल गया, हम जानते हैं x इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -3 2 2 -1 एंड बी क्या है हमारे पास 2 3। क्या कर दो अब, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं। तो -3 इंटू 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, -6 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, देन 2 इंटू 2 4 -3, कितना आ गया, -6 प्लस 6 दैट इज 0, 4 -3 दैट इज 1। ठीक है, तो x है कौन, xy है ना, तो इसी xy का वैल्यू क्या आ गया, 0 1, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू इज 1। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को यूज करके क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से एक्स वाई के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये तो हमने जस्ट एक इजी सा एग्जांपल लिया 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम 3x3 मैट्रिक्स का भी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसको सॉल्व करने के पहले हम जो हमारा केस 2 है वो भी देख लेते हैं। केस 1 में हमने देखा था कि जो हमारा a जो है वो नॉन सिंगुलर जब हो जाए, यानी जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू जब 0 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो केस 2 में अगर हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या आता है, इसमें फिर अगेन दो केसेस आते हैं। इस केस में हम सीधा नहीं बोल सकते कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी होगा, ये तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आया, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो सीधा सीधी हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब नो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये 0 आ गया तो हम नहीं बोल सकते, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, हम जब हमारे केस 1 में हमने कंसिस्टेंट लिया तो उसमें यूनिक सोल्यूशन आ रहा था ना, बट इस केस में अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है 0 आ गया और वो इसका वैल्यू भी 0 आ गया, ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसको हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा। ठीक है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो सीधा आपको लिख देना है नो सोल्यूशन। तो इसमें बेसिकली हमें केस 2 में जाना ही नहीं है। केस 2 के क्वेश्चंस इसमें नॉर्मली आएंगे ही नहीं। हमारा जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो केस ए के प्रति होना चाहिए। ठीक है, केस ए से रिलेटेड, मतलब जो हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आएगा ही नहीं, और उसी को हमें क्या करना है, जस्ट इनवर्स जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा ए, उसका इनवर्स फाइंड करके उसे बी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देन हमारे जो वैल्यूज है एक्स वाई जेड के वो फाइंड आउट हो जाएंगे। सो पार्ट 2 के लेक्चर में हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का किस तरह से हम सोल्यूशन निकाल पाते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Kanit Gurukul.